लोग सोचते हैं कि पढ़ते जाएंगे और फिर लास्ट का 1 मंथ या 2 मंथ वो उसमें हम अपना रिवीजन करेंगे तो वो हो जाएगा। प्लस अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में कुछ बहुत अलग से नहीं पूछा जाता है, वो आपका मतलब बिल्कुल बेसिक होता है, वो तो इवन एग्जाम से भी बेसिक होता है। तो मैंने मतलब एक्चुअली में इस टाइम पे जो मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए थे, मैं आपको इंटरव्यूज़ के बारे में बताना चाहूँगी। आपको जीआरएफ की प्रिपरेशन सर पूरी अच्छे से करा दे रहे हैं। सर को उससे बेटर मतलब आपको कोई और नहीं मिल सकता सर से बेटर के लिए उस क्वेश्चन को। बस आपका जो जीआरएफ का कंटेंट है वो बेसिक एकदम स्ट्राइक करना चाहिए माइंड में, तो वो इतना अच्छे से आपको याद रहना चाहिए कि आप कनेक्ट वो जो इजी वाले मॉड्यूल्स है उसको खत्म कर दो फटक से, एकदम मॉड्यूल्स चेकआउट करते जाओ कि ये 2-3 मॉड्यूल अच्छे से हो गए, आपको दिमाग में मतलब बहुत ज़्यादा डीप में जाके नहीं पूछते हैं। फर्स्ट राउंड में तो बहुत बेसिक होता है, आपसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जिसका आप बहुत आसानी से मतलब आंसर कर। आप बॉटनी और जूलॉजी अलग कर सकते हो पर बाकी के यूनिट्स कॉमन है सबके लिए। बायोकेमिस्ट्री, मोल बायो, ये सब सेल बायो, ये तो कंपलसरी आप कोई चाहकर। आपको खुद में मोटिवेटेड रहना है और घर वाले तो मतलब अगर बोल रहे हैं तो वो भी कुछ सोच कर ही बोल रहे होंगे, लेकिन एक बार अगर आपका जीआरएफ हो गया ना तो फिर सब मान जाते हैं। तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि अगर आपके पास जीआरएफ है तो फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट खत्म था। तो फिर मतलब लंच के बाद का सिर्फ मेरा ही एक इंटरव्यू बचा हुआ था। तो उसके बाद फर्स्ट राउंड में मुझे 7 to 8 प्रोफेसर्स थे जिन्होंने मतलब आधे घंटे से 45 मिनट्स तक मतलब उन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछा था। और उस मेरा 3 मॉड्यूल मैंने उनको बताया तो वो तीनों, क्योंकि मैंने एक मॉड्यूल बायोटेक्निक बोला था तो वो सारे सेल बायो के क्वेश्चंस और मॉलिक्यूलर के क्वेश्चंस उन्होंने सारे मतलब मिक्स किया। और फिर उन्होंने रेप्लिकेशन से क्वेश्चन किया था प्राइमर को लेके कि पीसीआर में हम डीएनए प्राइमर क्यों यूज़ करते हैं, आरएनए। तो उसके साथ ही रहना है, वो आपको मार्क करेगा। तो आपको पीआई के बारे में पहले से हर जगह से पूछ के रखना है हमेशा। अगर आप पीआई कोई भी आप जगह ज्वाइन कर रहे हो, आपको कोई एक पीआई मिल गया, आप उस पीआई का एकदम बैकग्राउंड से लेकर हर चीज पूछ के तैयार रखो कि Congratulations. And congratulations. बहुत सरप्राइज किया है इन्होंने, ठीक है ना। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इनका भी था, इनको भी लगा होगा। ये मुझे तो था कि हाँ कर सकती हैं क्वालिफाई, लेकिन इनके लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था, है कि नहीं। और से तो देखो किस्मत कैसे बदलती है, तुरंत जा रहा तुरंत आईआईटी कानपुर, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। ये छोटा सा गिफ्ट, ठीक है ना, छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से आप लोगों के लिए। क्या समय हो रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक ये बहुत एक खुशी का मौका है, हाँ बहुत खुशी का मौका है कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए 3 स्टूडेंट एक साथ पढ़े भी हैं, कुछ आगे पीछे भी हैं, और जीआरएफ भी एमएससी एंट्रेंस भी क्वालिफाई किए हैं। 2 लोग इसमें से यहीं से जीआरएफ भी क्वालिफाई किए हैं, और अभी तीनों लोगों का एक साथ आईआईटी कानपुर पीएचडी में हो गया है। तो ये फरहीन जो कि एमएससी एंट्रेंस के लिए भी यहाँ पे आई थी, एमएससी एंट्रेंस क्वालिफाई किया, इनका डीयू में भी हो गया था। फिर उन्होंने बीएचयू बायोकेमिस्ट्री से एमएससी किया, बीएचयू में भी हो गया। फिर एमएससी कंप्लीट करने के बाद जीआरएफ के लिए ज्वाइन किया, जीआरएफ भी कंप्लीट किया। जीआरएफ होते ही आईआईटी कानपुर का पीएचडी का इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया। और वैसे ही कृति भी यहाँ पे लॉकडाउन के टाइम पे एमएससी एंट्रेंस के लिए ये आई थी, और
एमएससी एंट्रेंस तो क्वालिफाई किया ही, बीएससी फाइनल ईयर में ही जेआरएफ भी क्वालिफाई किया, और उसके बाद से फिर से जेआरएफ क्वालिफाई किया, और उसके बाद से फिर से जेआरएफ क्वालिफाई किया। मतलब 2 CSIR जेआरएफ और डीबीटी जेआरएफ, गेट, बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं इन्होंने, और एमएससी कंप्लीट होने के बाद से इनका भी आईआईटी कानपुर पीएचडी में सिलेक्शन हो गया इनके साथ ही। तो कृति के पास और फरहीन के पास, इन दोनों के पास भी, ये दोनों एमएससी एंट्रेंस भी यहाँ से पढ़े हैं, जेआरएफ के लिए भी पढ़े हैं और क्वालिफाई भी किए हैं। तो इन लोगों के पास, और जैसे निखत हैं, निखत जो कि यहाँ पे जेआरएफ के लिए आई और इन्होंने क्वालिफाई भी किया, जेआरएफ भी क्वालिफाई किया, और देखिए जैसे जेआरएफ क्वालिफाई हुआ वैसे ही इन्होंने आईआईटी कानपुर का पीएचडी का इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया और सिलेक्शन भी हो गया। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि मेरे 3 स्टूडेंट, इसके पहले भी बहुत स्टूडेंट सिलेक्शन हुआ है आईआईटीज में और अच्छे से इंस्टीट्यूट्स में। इस बार ऐसा संयोग बैठा कि मेरे 3 स्टूडेंट एक ही सेशन में एक साथ क्वालिफाई हो गए। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम, और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप जितने लोग यहाँ पे हैं वो लोग इनका एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएं और इनसे जो भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड और प्रिपरेशन से रिलेटेड, जेआरएफ के प्रिपरेशन से रिलेटेड, इंटरव्यू के प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी आपके मन में सवाल हो वो आप पूछें, ये लोग ज़रूर बताएंगे, और अपनी जर्नी भी ये लोग ज़रूर बताएंगे बारी बारी से, ठीक है ना। तो अगेन मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सबसे पहले जो एक सबसे इम्पोर्टेंट डाउट रहता है स्टूडेंट्स को, एक मतलब सोर्स को लेकर के कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है, क्योंकि हर साल डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, उनका लेवल बढ़ता है। तो हमेशा सोर्स अपना एक ही रखना चाहिए, मतलब आप इंफॉर्मेशन गेन करो, सोर्स आपका हमेशा स्टैंडर्ड बुक होना चाहिए, कभी भी यूट्यूब्स की तरफ डेविएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लग सकता है कि मतलब इतना सफिशिएंट है कि नहीं है, लेकिन ये भी तो है कि हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, सारे क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने नहीं होते। तो हमेशा इस बारे में मतलब एक चीज़ श्योर रहनी चाहिए कि जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं उतना सफिशिएंट है, और स्टैंडर्ड बुक हमेशा प्रेफर करनी चाहिए। कहीं पर भी मतलब यूट्यूब का सोर्स या कुछ और सोर्स उस पर नहीं जाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अपना माइंड हमेशा क्लियर रखना चाहिए चीज़ों को लेकर के कि मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो उतना सफिशिएंट है मेरे लिए, ये है। और सबसे इम्पोर्टेंट होती है चीज़ कि जैसे लोग सोचते हैं कि पढ़ते जाएंगे और फिर लास्ट का 1 मंथ या 2 मंथ वो उसमें हम अपना रिवीजन करेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें मतलब हर दिन का दिन रिवीजन करना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और बस इतना सफिशिएंट होता है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। और प्लस अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में कुछ बहुत अलग से नहीं पूछा जाता है, वो आपका मतलब बिल्कुल बेसिक होता है, वो तो इवन एग्जाम से भी बेसिक होता है, जो जेआरएफ है उससे भी बेसिक है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन के आंसर देने ही हैं, बस मतलब अप्रोच करना चाहिए, तो इतना सफिशिएंट होता है। मैंने मतलब एक्चुअली में इस टाइम पे जो मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए थे, मैं आपको इंटरव्यूज़ के बारे में बताना चाहूँगी। आपको जेआरएफ की प्रिपरेशन सर पूरी अच्छे से करा दे रहे हैं। सर को उससे बेटर मतलब आपको कोई और नहीं मिल सकता सर से बेटर आपको जेआरएफ की प्रिपरेशन कराने के लिए। उसमें आप जेआरएफ के क्वेश्चंस, जेआरएफ का पैटर्न जो क्वेश्चन पेपर होता है वो डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है जो आपको इंटरव्यू से पूछा जाता है। इंटरव्यू में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे कभी भी, आपको एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो आपको डेली लैब में कर रहे हो या आपने देखा है, जो आपने प्रैक्टिकल्स अपने एमएससी वगैरह में किए होंगे उससे पूछे गए हैं। आपका उसके अप्रोच करने के लिए उस क्वेश्चन को बस आपका जो जेआरएफ का कंटेंट है वो बेसिक एकदम स्ट्राइक करना चाहिए माइंड में, तो वो इतना अच्छे से आपको याद रहना चाहिए कि आप कनेक्ट कर लो चीजों को। जेआरएफ के सिलेबस का केवल उतना ही यूज है क्वेश्चन को, लेकिन आप जो क्वेश्चन जो जितने, जैसे मैंने आईआईसी बैंगलोर का इस टाइम पे इंटरव्यू दिया है, फिर आईसर भोपाल का दिया, आईआईटी कानपुर का दिया, फिर आईजीआईबी का दिया, और इंस्टेम का दिया है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, और भी मतलब ऑनलाइन इंटरव्यूज भी सीसीएमबी वगैरह के सब दिए हैं मैंने। तो जिसमें से मतलब हुआ मेरा आईजीआईबी में भी
फाइनल सिलेक्शन था, आईआईटी कानपुर में भी था, और भी मतलब जगह है जहाँ पे मैं सेकंड राउंड नहीं दी, मतलब क्योंकि हो गया था मेरा सिलेक्शन, तो मैं सेकंड राउंड के लिए नहीं गई। लेकिन इन सब में आपको ये याद रखना है कि आपका इंटरव्यू क्रैक अगर करना है, आप एक बार जेआरएफ निकाल ले रहे हो, वेरी गुड। आप उस जेआरएफ का यूज आप तब कर पा रहे हो जब आप इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो, उसके बिना वो जेआरएफ रख के आप क्या करोगे? आपका मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको एक अच्छी जगह से पीएचडी करनी है, क्योंकि आपको वो डॉक्टर का टाइटल आपके नेम के आगे चाहिए। वो आपका मोटिवेशन डेली बेसिस पे होगा, तब आप जेआरएफ के लिए और मोटिवेटेड रहोगे। और जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस थे, लाइक मुझसे जैसे पूछे गए कि मैंने तो जैसे जो भी प्रैक्टिकल किया था उस बेसिस पे भी पूछा गया। बेसिक्स जैसे आप लोग ने अभी सर ने ही कुछ पढ़ाया होगा, साइन डाल्कोनो सीक्वेंस, मेरे से इस पे क्वेश्चन हो रहा है। अगर ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग जस्ट पढ़े हुए हो आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा साइन डाल्कोनो सीक्वेंस क्या होता है। सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, ये यही होते हैं। अब ये सब कुछ क्वेश्चंस, लेकिन आप क्योंकि ये जेआरएफ में पढ़ रहे हो, लेकिन आपने उसको फिर जब अगर आप भूल गए हो वो चीज, तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। एक मतलब क्योंकि वो एग्जामिनर जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा आपको क्रॉस क्वेश्चन करता है, वो आपको डाउट में लाएगा कि आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, आपके आंसर को चेंज करने की कोशिश करेगा। तो आपको इतना अच्छा होना चाहिए वो बेसिक जेआरएफ की स्टडी का कि आप उसमें डगमगाओ नहीं, कि आप एकदम फॉर्मली उसको बोल रहे हो कि नहीं यही है आंसर, एकदम सही आंसर है, ये मैंने पढ़ा है। आपको वो चीज एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना होगा। कॉन्फिडेंस वो लोग मैटर करता है। आप 10 क्वेश्चन पूछा, आपने 6 का आंसर दिया, 4 आपने नहीं बताए, कोई बात नहीं, लेकिन 6 आपने एकदम कॉन्फिडेंटली बताए, एकदम सही बताए, वो मैटर करता है। आपको हर एक का आंसर ऑब्वियसली नहीं आएगा, वो वैसे क्वेश्चन ही पूछते हैं कि जो आपको नहीं है आना है, पर जितना बेसिक क्वेश्चन है अगर आप वो अच्छे से कर लोगे तो वो आप स्टैंड आउट करोगे। बेसिक क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। आप डिफिकल्ट क्वेश्चन ठीक है वो इग्नोर भी कर देंगे, क्योंकि पता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई भी आंसर नहीं कर रहा, आपके जितने भी बाकी के कैंडिडेट्स हैं वो भी नहीं कर रहे। तो इंटरव्यू के लिए यही होता है मेन, कि आपका बेसिक क्लियर है तो आप क्रैक कर जाओगे। इंटरव्यू के लिए भी जेआरएफ एक तरह से आपको प्रिपेयर कर देता है। सो इंटरव्यू में ऐसा कुछ अलग सा क्वेश्चंस तो नहीं था, पर कॉन्फिडेंस रखिएगा अपने अंदर, अपना जो आपने पढ़ा है उसको एकदम सही दिमाग में रखिएगा कि आप उसमें डगमगाओ नहीं। कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप अच्छे से कर लोगे ये चीज। सो यही था। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है, हमें पता रहता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ, पर उसके बारे में ज्यादा पता रहता है, हाँ, पर हम डिसाइड नहीं कर पाते कि किस तरीके से स्टार्ट करें। आता तो है, पर उसको एक्सप्लेन करने के लिए अब इधर का उधर कर देते हैं। हाँ, सिस्टमैटिक नहीं कर पाते। देखिए अब हाँ होता है कि आप थोड़ा सा जैसे कि आप अपने हिसाब से बताना चाह रहे हो, वो कुछ और सुनना चाह रहे हैं आपसे, लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो। मतलब आपको आ रहा है लेकिन आप पहुंच नहीं पा रहे हो वो तक बताने के लिए, दिमाग में रह गया है आंसर लेकिन बोल नहीं पाए, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेसर बैठे हुए हैं, सीनियर सब, और आपको ऐसे लगातार देख रहे हैं, आपको तो पैनिक तो होता है थोड़ा, तो आप उसमें आंसर आते हुए भी नहीं बता पाते हो। इसका मतलब आपको ये होना चाहिए कि जैसे आपने वो क्वेश्चन सुना, आपको वो आंसर आया, आप पहले तो उस आंसर का जो एकदम करेक्ट आंसर है उसको 2-3 वर्ड में बोल दो पहले ही, कि आप उनको पता चल जाए कि इसको वर्ड पता है कि हाँ इसका ये आंसर है। अब ये एक्सप्लेन करने में टाइम लगा सकता है, उनको पता चल गया लेकिन आपका आंसर सही है, तो वो वेट करेंगे आपके एक्सप्लेनेशन का। लेकिन आप गलत ही आंसर कर दोगे, स्टार्टिंग फर्स्ट 2 वर्ड 3 वर्ड ही गलत बोलोगे, लाइक आप उस क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर पा रहे हो या कुछ और ही चीज बोलने लगे, तो वो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, या फिर वो भी इरिटेट होते हैं क्योंकि उनको फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपना क्वेश्चन, या ऐसा होता है। पहले ही 2-3 वर्ड में उसका एक जो 2-3 क्रिस्प वर्ड पहले ही बोल दो, और फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करो, अपने आप से समझाओ, पूरा वो टाइम देंगे आपको, क्योंकि उनको पता है कि हाँ ये पहुंचेगा वहां तक। ठीक है, तो मतलब स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड जो आप बोल रहे हो ना, 1 मिनट का टाइम लो, सोचो कि हाँ क्या ये बोलना है एग्जैक्टली, तब ये बोलो। आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप उनसे फिर से पहले ही क्वेश्चन समझ लो। गलत समझ के मतलब वो कुछ पूछ रहे हैं आप आंसर कुछ कर रहे हो, ये नहीं करना है। वो पूछ लो आप आंसर क्वेश्चन कि आप यही पूछना चाह रहे हैं, तब आप आंसर करो, जब आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो। लेकिन मतलब हाँ ये होता है कि क्वेश्चन आंसर प्रोफेसर से भी प्रोफेशनली ही करनी है बात, तो बेटर रहता है कि आप जो लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं, आप सपोज वो इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आप इंग्लिश में बोलो, वो प्रोफेशनलिज्म लगता है। तो इस पर थोड़ा सा वर्क करना, क्योंकि आप वो चीज हिंदी में बोलोगे तो वो चीज थोड़ा सा उनको डिस्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि वहां पे प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखता है।
इंटरव्यूज में ये थोड़ा सा होता है, जैसे आईएससी वगैरह इंटरव्यूज में तो बहुत होता है, जैसे जितना बड़ा इंस्टीट्यूट उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती है वहाँ पे। तो ये सब में आपको थोड़ा सा ये सब प्रैक्टिस करके जाना होगा। आप ट्राई करोगे हर एक क्वेश्चन एंड करने का? फिर से बोल दीजिए क्वेश्चन। जैसे आपने वही बोला ना 10 क्वेश्चन है, आप 10 को आंसर करने का ट्राई करोगे। आप हो सकता है 4 क्वेश्चन का एकदम गलत आंसर कर दो, आप पहुंच पा रहे हो आधे दूर पे नहीं पहुंच पा रहे, मतलब थोड़ा हिंट आया कि हाँ शायद ये हो सकता है आंसर, लेकिन कंफर्म नहीं है, तो बोल दो कि मे बी मेरे को इतना याद आ रहा है लेकिन बाकी का मुझे याद नहीं है, मैंने इतना ही रिवाइज किया है, बाकी का मुझे अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा। लेकिन बाकी के आपके होने चाहिए कि मोर देन 50% क्वेश्चन आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली दिया है अपने आंसर, तो ठीक है। पर हर एक क्वेश्चन आप एड्रेस करने का ट्राई बिल्कुल करो, क्योंकि आप हो सकता है तुक्का मारते मारते भी आप सही पहुंच जाओ, वो जो सुनना चाह रहे हैं आप पहुंच जाओ, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। छोड़ना नहीं है कभी भी वो क्वेश्चन, पहुंचने की कोशिश करना है। आप एकदम ही ब्लैंक हो तो सीधे बोल दो, तो वो क्वेश्चन चेंज करेंगे। आपका टाइम नहीं वेस्ट करना है एग्जामिनर का, क्योंकि ये लोग 20 मिनट लगा रहे हैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल दे रहे हैं, वो आप जाके व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हो पूरा पूरा, तो ड्राइंग करने को बोले पूरा डायग्राम बनाओ, न्यूक्लियोसोम का डायग्राम बनाओ। अब डायग्राम बना रहे हो, उसको लेबल कर रहे हो, टाइम लगेगा। तो अब जब वो टाइम दे रहे हैं आपको, तो आपको भी उसमें होता है कि उनका भी टाइम आप वेस्ट ना करो। आपको नहीं आ रहा सीधे बोलो, वहां पे जाके आप बोला न्यूक्लियोसोम, आप कुछ और बना के आ रहे हो, टाइम क्यों वेस्ट करना जब नहीं आ रहा है। तो ये होता है कि आप ना उनका टाइम वेस्ट करो, तो मतलब आपको नहीं आ रहा एकदम क्वेश्चन, आपने ब्लैंक हो गए, तो बोल दो सर ये वाला टॉपिक नहीं पता, वो चेंज करेंगे क्वेश्चन, आई डोंट नो। ये बोलना आना चाहिए, आई डोंट नो दिस आंसर। आप कुछ भी उटपटांग नहीं आंसर करने लगोगे जब आपको पता है कि नहीं आ रहा आपको। अब जरूरी नहीं आप बॉटनी के, आपको वो जूलॉजी का एकदम कोर का क्वेश्चन पूछ रहे, नहीं आएगा आपको, ऑब्वियस सी बात है, तो बोलो सीधे नहीं आ रहा, मैं बॉटनी का हूं। जैसे मैंने भी ये आईआईटी कानपुर के इंटरव्यू में बोला, आईआईटी कानपुर में ये लोग 3 मॉड्यूल पूछते हैं कि आप 3 मॉड्यूल अपना स्ट्रॉन्गेस्ट बताओ, हम लोग उससे पूछेंगे। तो लाइक मैंने बायोकेमिस्ट्री बोला, मैंने जेनेटिक्स बोला और सेल बायोलॉजी बोला। तो उन्होंने बायोकेमिस्ट्री से मेरे से पूछा, लाइक 60% क्वेश्चन सेल बायोकेमिस्ट्री से थे, मैंने 60% क्वेश्चन पूरे A to Z बताए हैं विद डायग्राम्स बना के, न्यूमेरिकल्स करके। उसके बाद वो मोल बायोलॉजी से पूछने लगे, जबकि मैंने नहीं बोला मोल बायोलॉजी, मैंने बोला था जेनेटिक्स एंड सेल बायोलॉजी। सो वो लोग जब ऐसा मतलब मोल बायो से पूछने लगे, तो मैंने रिवाइज नहीं किया था मोल बायो, तो मैंने सीधा मुंह पे, मैंने एचओडी के मुंह पे बोला सर मोल बायोलॉजी मैंने रिवाइज नहीं किया है। उन्होंने जेनेटिक्स और सेल बायो से फिर पूछा, उनका भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, मेरा भी नहीं हो रहा। मुझे वही है ना, अब मैंने जब मॉड्यूल बोला है तो मुझसे पूछो। मैंने तो ये बोल दिया था, मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैंने सीधा मना कर दिया कि मोल बायो नहीं आ रहा मुझे, पर हो गया, जो कि जितने क्वेश्चंस बाकी पूछे गए मैंने आंसर की। सो आपको ऐसा डरना नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, अप्रोच करने की ट्राई करनी है। अगर हो पा रहा है ठीक है, नहीं हो पा रहा मना कर दो उनसे, वो दूसरा करेंगे क्वेश्चन चेंज आपको। ऐसा होता है ना, क्या करते हैं तो नेचुरली क्रॉस क्वेश्चन करता है, तो ऐसा लगता है कि लेट गो नहीं कर सकते, गिव अप नहीं कर सकते, ऐसा ईगो पे आता है, तो कि ऐसे लोग जा देते हैं यहाँ का, हाँ लपेटे गए नहीं क्यों छोड़े, हमें आ रहा है, ऐसा कॉन्फिडेंस ज्यादा वाला हो रहा है। हाँ मतलब हाँ, अब वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं आपको, नहीं मतलब आपको लग रहा है कि आप बता सकते हो, लेकिन आप तभी भी सही से नहीं बता पा रहे होते हो। वहां पे भी अब होता है ना, कई बार हुआ है इंटरव्यू में, वो प्रोफेसर सामने से आपके मुंह पे हंस रहा होगा, आपका डीमोरल एकदम मोरल डाउन कर देगा वो, क्योंकि आपके मुंह पे वो हंसेगा, आपका मजाक उड़ाएगा। वो बहुत बार हुआ है, वो अपने में गॉसिप करने लगेंगे और फिर आपका मजाक लगेगा कि मतलब कुछ तो गड़बड़ बोल दिया मैंने जिसकी वजह से ऐसा बोल रहे हैं। वो एकदम आप हो जाओगे, मतलब आगे का इंटरव्यू खराब कर दोगे आप, जो दूसरे क्वेश्चन पे ही हो गया आपका। तो ऐसा नहीं करना है, मतलब वो आपको पूछ रहे हैं क्वेश्चन, वही बात है, अगर वो पूछ रहे हैं आपको नहीं समझ में, आप क्वेश्चन पहले क्लियर करो, आ रहा है तो आंसर करो, नहीं आ रहा मुंह पे बोलो, सीधा एकदम कॉन्फिडेंस पे बोलना आना चाहिए, सर आई डोंट नो दिस आंसर, आई डिडंट रिमेम्बर दिस, आई डिडंट रीड दिस, आई विल रीड इट इन फ्यूचर फॉर श्योर। ये बोलना पड़ेगा कि मैं आगे पढ़ूंगी इस चीज को, नहीं आता कोई नहीं, मैं पढ़ूंगी, ये चीज बोलो आप, तो उनको रहेगा कि हाँ ठीक है। मतलब इतना एक रिस्पॉन्स करना भी, क्योंकि 4 प्रोफेसर बैठे हैं ना, तो वो आपका गट्स देखता है, तो ये आना चाहिए बोलना। ऐसे डर के एकदम वो ऐसे नहीं हो जाना है पैनिक कि अब नहीं आ रहा तो क्या करना, वो नहीं होना चाहिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मेरी ये इतना क्रुशियल टाइम है कि समझ नहीं आ रहा है कि जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने बैठ जा रहा है तो टाइम लग जा रहा है, और बचे हुए टॉपिक्स भी पढ़ना है और क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो बहुत मतलब ऐसे बहुत हो जा रहा है। हाँ, जैसे अब आपका लाइक 1 मंथ बचा है एग्जाम को, 1 मंथ से भी कम बचा है आई थिंक जो एग्जाम आने वाले। सो हाँ, आप पूरा सिलेबस है, जितना भी आपने मॉड्यूल चुना है पढ़ने के लिए सारा पढ़ना है आपको, सारा ही रिवाइज करना है आपको। सो मतलब मैं अपनी स्ट्रेटजी बता सकती हूँ कि मैंने कैसे किया था। लाइक मेरा तो उस टाइम पे एमएससी वाला ही सिलेबस चल रहा था। दूसरे बार जब मैंने किया तो मैं एमएससी की क्लासेस कर रही थी, मैंने कोचिंग की बहुत सारी क्लासेस नहीं की क्योंकि मेरे पास पहले के नोट्स थे जो मैंने बीएससी में पढ़ा था उसके। मेरा क्या था कि जो मॉड्यूल मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि ये मॉड्यूल मेरा अच्छा है क्योंकि मैं इसके क्वेश्चन लगा रही हूँ, हो रहे हैं, ये 1-2 मॉड्यूल हैं कि चलो बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छा, इसके क्वेश्चन बन रहे हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी नहीं बन रहा, नहीं ही हो रहा, मैंने बहुत पढ़ लिया, बहुत मेहनत कर रही हूँ लेकिन नहीं बन रहा। होते हैं 2-3 मॉड्यूल आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएंगे, हाँ ये बहुत रिवाइज भी बहुत जल्दी हो रहा है, हाँ स्ट्राइक कर जा रहा है, इसका क्वेश्चन हो जा रहा है। वो जो इजी वाले मॉड्यूल्स है उसको खत्म कर दो फटक से, एकदम मॉड्यूल्स चेकआउट करते जाओ कि ये 2-3 मॉड्यूल अच्छे से हो गए, आपको दिमाग में पीस मिलेगी। 3 मॉड्यूल अच्छे वाले हो गए मेरे, अब मेरे को 3-4 ही और करना है। अब 3-4 में टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़े से आपके डिफिकल्ट वाले मॉड्यूल हैं, आपको करने में टाइम लगना है। सो इसमें आपको वो वाले मॉड्यूल्स आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे सर जो रिवाइज करा रहे हैं उसकी रिवीजन क्लासेस, उस वाले मॉड्यूल्स की स्पेशल लो। आपको उसमें क्योंकि मेहनत करनी है ना, तो आपको उसमें अब उसके पीवाईक्यूज आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देके करना है, उसको आपको सर से और बेटर समझना है। आपने एक बार पढ़ लिया, आपको अब रिवीजन पे उसके जोर देना है। 3 ही 4 मॉड्यूल ये रखो, आपको हर एक मॉड्यूल अब फिर से नहीं, जो अच्छा वाला मॉड्यूल है यही मन कर रहा पढ़ने का, फिर से यही पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी ना करना है। आपको ये पता ही है कि आपका ये अच्छे से प्रिपेयर है, आप छोड़ो उसको, हो गया अब अच्छा प्रिपेयर। मतलब जैसे कि पीवाईक्यू ही सॉल्व हो जा रहा है तो उससे भी तो वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि पीवाईक्यू कभी रिपीट नहीं होगा, इसलिए डर लगा रहता है कि पीवाईक्यू सॉल्व हो रहा है तो इसमें भी खुश नहीं हो सकते क्योंकि क्वेश्चन तो हर बार नए बनेंगे और लॉजिकल बन रहे हैं, टेक्निक्स को रिलेट करके बन रहे हैं, कोई रिलेट कर दे रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उनको इसको टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। पीवाईक्यू आपके बस क्वेश्चन समझने की टेक्निक देखेगा कि आप लंबे लंबे क्वेश्चन जो हैं आप समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, वो रिपीट तो नहीं हो रहे, पर आपको एक प्रैक्टिस रहेगी, आपने देखे हैं इस तरह के क्वेश्चन, बस इसके लिए है पीवाईक्यूज कि हाँ इस टाइप के कुछ आपको जो रहते हैं ना कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कभी कभी स्टेटमेंट सेम टू सेम मिल जाएंगे दूसरे क्वेश्चन में, पर आपको क्वेश्चन पूरा सेम नहीं मिलेगा। टेक्निक्स, हाँ अब तो पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है कि आप टेक्निक्स बेस्ड क्वेश्चन, जैसे पिछले वाले जेआरएफ में हुआ बहुत सारे टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चंस दिए थे। सो अब ये है कि आपको बायोटेक्निक्स थोड़ी सी बेटर पढ़नी होगी ही, जैसे आपके पास अब ये ऑप्शन नहीं है कि आप छोड़ दो बायोटेक्निक्स, ये जिन्होंने वो कर लिया, क्योंकि आपको एक्चुअली में पीएचडी में बायोटेक्निक्स का ही मेन यूज है और किसी चीज का बाकी का यूज नहीं है ज्यादा, आपको करनी क्योंकि बायोटेक्निक्स है, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने ऐसा कंपलसरी कर दिया, एक तरह से हर एक क्वेश्चन में डाल दे रहे हैं बायोटेक्निक्स। तो आप थोड़ा सा उसको ज्यादा आप बढ़िया से पढ़ो। बायोटेक्निक्स के लिए सर की जो क्लासेस हो रही है वो तो आप कर ही रहे हो, आपको कुछ यूट्यूब पे भी अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे एक मतलब आईजीआईबी में एक प्रोफेसर हैं अर्पण सर के वीडियोस हैं, एनिमेटेड वीडियोस बाय अर्पण। आप लोग को पता नहीं होगा, मैं गई थी आईजीआईबी, मुझे वो प्रोफेसर मिले तो मुझे पता चला अच्छा ये वही प्रोफेसर हैं जिनका वीडियोस था यूट्यूब पे। उनके वीडियोस बहुत प्रिसाइज हैं, उनके वीडियोस देखो आप कोई अरे गहरे की वीडियोस मत देखो, जो वीडियोस प्रोफेसर बना रहे हैं खुद ही उनके देखो, क्योंकि वो आईजीआईबी में प्रोफेसर है तो कुछ किया है अच्छा तभी है। सो हर एक के वीडियोस भी नहीं देख के कि 4 वीडियोस देख के कंफ्यूज हो रहे हैं, एक के उठाओ, नहीं समझ में आया है तो वीडियोस देखो, वीडियोस से थोड़ा जल्दी याद होता है, चीजें समझ में आती है, टेक्निक देख रहे हो तो पता चल रही है, क्योंकि टेक्निक आप कर नहीं पा रहे हो ना यहाँ पे। सो टेक्निक के क्वेश्चन आप वहां से कर सकते हो, बाकी क्वेश्चंस तो आपको एमसीक्यू से भी प्रैक्टिस करना चाहिए, क्वेश्चनियर से भी प्रैक्टिस करना चाहिए, कहीं से भी करोगे आपको हेल्प करेगा, केवल पीवाईक्यू पे भी नहीं रहना है, सिर्फ एक पीवाईक्यू करने से भी नहीं हो रहा, आपको क्वेश्चनियर से पूरा एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा, जो एमएससी लेवल का बेसिक है। एमसीक्यू से पाथफाइंडर का पूरा एकदम डिटेल पता चल रहा है, आपको अच्छे से पता रिवाइज हो जा रहा। सो आपको वो थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपना टाइम को मैनेज करो, प्लान करो कि एक मॉड्यूल के लिए मुझे 1 हफ्ता देना है, ये डिफिकल्ट वाला मॉड्यूल है लेकिन 1 हफ्ते में खत्म करो, अब इसको 20 दिन नहीं ले जाना।
क्योंकि टाइम है नहीं आपके पास, तो आप एकदम रख के रखो। वही मैंने बोला ना, डॉक्टर आपके टाइटल के आगे लगना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है, ऐसे ही कोई आपको डॉक्टर नहीं बुलाएगा। सो ये मोटिवेशन रखो, थोड़ा सा एकदम मोटिवेटेड हो जाओ कि हाँ डॉक्टर अपना नाम ऐसे बोलो, तो ऐसे खुशी मिलती है, तो मोटिवेशन आता है। तो जब ऐसे मोटिवेशन आएगा तो करने का मन करेगा, दिन भर पढ़ने का मन करेगा। तो इस टाइम पे आपको वही है, 24 आवर्स में से आपको 20 आवर्स पढ़ना है, ऐसा वाला टाइम है। कि 1 महीने की बात है, 1 महीने के बाद आप पूरा 1 महीना सो, कोई नहीं दिक्कत है। 1 महीना लेकिन 20 घंटा पढ़ डालो। मेरा जो प्रिपरेशन का टाइम रहा है वो मैंने बहुत कम टाइम दिया था प्रिपरेशन के लिए, बट मुझे लगता है मेरा बहुत जल्दी सिलेक्शन हो गया है। पर 1 महीना एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो गया था, तो वो 1 महीना मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था। वो 1 महीने तक मैंने सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व किया था और सिर्फ रिवीजन किया था, तो उसके बेसिस पे मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन हुआ है। और लेकिन इंटरव्यू के बारे में काफ़ी कृति मैम ने बता दिया है। तो बहुत बेसिक से सवाल होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डीप में जाके नहीं पूछते हैं। फर्स्ट राउंड में तो बहुत बेसिक होता है, आपसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जिसका आप बहुत आसानी से मतलब आंसर कर सकते हैं। सेकंड राउंड थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट वही है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना होता है और ज़रूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर करो और बिल्कुल सही करो। जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उसको आंसर करो, और जो नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप मतलब बोल दीजिए कि हमको नहीं आता है या अभी नहीं मैं रिकॉल कर पा रही। और कोई ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप लगता है कि हाँ आप थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हो, तो आप जितना जानते हो उतना बताओ, बस अप्रोच करो बस आप क्वेश्चन को, और बस। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे इंटरव्यू में जाते हैं, क्या वो लोग बैठने का तरीका और कपड़े का ये भी ध्यान देते हैं, स्टार्टिंग डेट को भी चेक करते हैं? कपड़े वपड़े तो नहीं, डिसेंटली पहन के ही जाओगे आप, ऐसे नहीं जा रहे हो। पर बैठने का इन द सेंस, आप जो ब्लैक बोर्ड पे अगर आप सॉल्व करने देते हो ना, ब्लैक बोर्ड पे वो मार्क करते हैं, मैंने 2-3 इंटरव्यूज में देखा। अगर वो ब्लैक बोर्ड उठा के आपको दे रहे हैं, वाइट आपको कि दिया है एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो, सॉल्यूशन बनाना है, कुछ सीरियल डायल्यूशन करना है जैसे मुझसे पूछा गया था, या डायग्राम बनाना है, कुछ भी, आप वहां पे जाके ऐसे नहीं कि आपका हाथ कांप रहा है, उनकी आपको राइटिंग उनकी मतलब आपकी राइटिंग उनको समझ नहीं पड़ रही कि उनको एकदम ध्यान से करना पड़ रहा है। बनाओ, डिसेंटली बनाओ, उनको पता चलना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल लेवल पे पीएचडी कर रहे हो। आप जैसे आपने पीएचडी में ज्वाइन हो गए, सपोज आप फर्स्ट ईयर आपका हो गया, आप सेकंड ईयर में हो, तो आपका कोई जूनियर आएगा, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको टीच करना। जो जूनियर आया है उनको वो भी तो देखना है कि ये आगे बच्चे को टीच कर पा रहा है कि नहीं, कुछ भी समझा पा रहा है कि नहीं। तो ये चीज वो देख रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत बनाने आ रहा है, लिखने आ रहा है, नहीं आ रहा, आप प्रेजेंट कर पा रहे हो कि नहीं, आप वहां पे एकदम पैनिक हो गए हो, खड़े नहीं हो पा रहे हो, नहीं होना है ये सब चीज। ये सब तो देखते हैं वो कि हाँ कितना कॉन्फिडेंसली आप बैठ रहे हो। अब एकदम होते हैं कुछ कुछ के एकदम मतलब आंसर हकलाने लगे हैं और वो करने लगे, तो सर बोलते हैं पी लो पानी पी लो, और फिर वह हंसने लग जाते हैं। वहां पे ना पानी पीने का मन करेगा, ना आप अपने आप की एंजाइटी कंट्रोल कर पाओगे। तो ये चीज का पहले से प्रैक्टिस रखो थोड़ा सा, मतलब ये चीज का आपको इजी हो जाएगा। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप टेंशन में नहीं हो, लेकिन नहीं आ रहा है तब आपको कैसे हैंडल करना है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग में 2-3 पॉइंट्स याद रखो। नहीं आ रहा है तो ये चीज सीधे बोल देना है, ये पैनिक मोड में नहीं जाना है, और वहां पे ऐसे खाना पानी पीना मत शुरू करो, ये चीज नहीं करना होता। मतलब वो ऑफर करते हैं कि पानी एकदम वहां पे पूरा खाना पीना बिठा के रखा हुआ है आपके सामने, वहां पे पूरा ऐसे बिस्किट और पानी वानी सब रखा है आपके लिए, ये अब इंटरव्यू में आप क्यों खाओगे पानी? वो दिए ही उस चीज के लिए कि कोई अगर बहुत पैनिक कर रहा है तो हो जाए, पर वो देखते हैं कि पैनिक जो नहीं कर रहा है, क्योंकि अब डेली बेसिस पे आपको कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी होगी, आप वहां पे जाके पैनिक नहीं कर सकते, ये चीज आपको आना चाहिए। वो पहले से ही ना देखेंगे ये सब चीजें, क्योंकि आप उस प्रोफेसर को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो अब, तो वो चीज वो सब देखेंगे कि आप इस इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करोगे एक तरह से। सो थोड़ा सा तो देखते हैं, इतना ज्यादा कपड़े पे नहीं है, तो आप डिसेंटली पहन के ही जाते हो, इतना ज्यादा उस पे नहीं है, पर आपके आंसर आप जैसा बोल रहे हो वो आपका मैटर करता है। आप तीनों लोग का एक ही पैनल होगा, मतलब
फर्स्ट राउंड में पैनल्स डिफरेंट डिफरेंट थे। सेकेंड राउंड में पूरी इंस्टीट्यूट के जितने प्रोफेसर होते हैं सब बैठते हैं। 19 प्रोफेसर्स थे, सारे बैठे थे। वो पूरा हॉल सेमिनार हॉल था जिसमें हम लोग स्टेज की तरफ थे, जैसे यहाँ पे पीछे लगा है इस तरफ बैठे हुए हैं, उधर पूरी की पूरी सेमिनार हॉल पूरा बैठा हुआ है। वहां पे सारे प्रोफेसर अपना अपना लैपटॉप, शीट्स, क्वेश्चंस लिखे हुए सब चीज लेके बैठे हुए हैं। हाँ, लाइक 19 प्रोफेसर, यहाँ तो 19 थे। आईसर भोपाल में देयर वर 32 प्रोफेसर्स। आईसर मोहाली मैंने दिया है, देयर वर आल्सो 20 प्रोफेसर्स, और वो राउंड टेबल में आपको सेंटर में बैठाया था सेकेंड राउंड के लिए। फर्स्ट राउंड 3-4 प्रोफेसर्स इज इनफ। वो आप, हाँ, सब जज आपको कर रहे होते हैं, क्योंकि जो लैपटॉप रहता है ना उस पर वो आपका मार्किंग कर रहे होते हैं। जो आप आंसर कर रहे होते हैं वो उसको गूगल कर रहे होते हैं कि सही है कि नहीं। अब उनको भी हर एक आंसर नहीं पता। डेली लाइफ कुछ कुछ जैसे होता है ना, डिपेंड करता है प्रोफेसर का मूड कैसा है। वो आपकी मस्ती करना चाह रहा है कि मस्ती में है, या थोड़ा सा होता है कभी कोई कोई प्रोफेसर होता है ऐसे नेचर का, तो वो पूछते हैं तुम्हारी हॉबी क्या है, तो वो पूछ लेते हैं कभी कभी। ऐसा नहीं है, हर एक प्रोफेसर नहीं पूछता है, पर कुछ कुछ, जैसे IIT कानपुर में लास्ट में पूछा गया तुमको रिसर्च क्यों पसंद है, तुमको क्यों करना है आखिर रिसर्च। अब इसका आप सुटेबल एक आंसर दो। आप ऐसा नहीं मुझे पसंद है सर करनी है, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। प्रोफेशनल आंसर दो, आपको स्पेसिफिक टर्म्स पे जाके बोलना है। फिर उन्होंने पूछा रिसर्च एक एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, तो उसमें 5 स्टेजेस होते हैं। सपोज आप एक्सपेरिमेंट प्लान किया, उसको रीड किया, उसमें एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, रिएजेंट्स मंगाए, रिएक्शन किया, रिजल्ट आया, उसकी एनालिसिस किया, पब्लिश किया। तुमको इन सब में से कौन सी 2 चीजें सबसे पसंद है। अब उसका एक जस्टिफिकेशन आंसर दो कि हाँ 2 स्टेप मुझे जो सबसे पसंद है कि एक्सपेरिमेंट करना और पब्लिश करना। क्यों? क्योंकि पब्लिश हो रहा है, हमारा नाम हो रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमें लैब में मुझे वर्क करना पसंद। थोड़ा सा ये चीज भी होती है। अभी ऐसे और भी रैंडम क्वेश्चन मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह से पूछा गया था कि आप एक ऐसी अपनी क्वालिटी बताओ जिसकी वजह से मुझे तुम्हें चूज नहीं करना चाहिए। पूछा है वैसे, मेरे फ्रेंड से पूछा है ये। तो अब अपनी एक क्वालिटी बताओ। अब आप क्या बताओगे कि अब मुझे क्यों नहीं चूज करना चाहिए इस बेसिस पे। तो आप ऐसे भी नहीं बता सकते कि सही में वो चूज ना करे। ये सब शार्प क्वेश्चंस होते हैं जो ऑन द स्पॉट आपको याद आने चाहिए आंसर। हाँ, ऑब्वियसली। माइक ले लीजिए। अगर वो बोल दें कि आपकी क्या क्वालिटीज है कि मैं बाकी को ना चूज करके हाँ, पूछा है। तो वो क्या बोलेंगे? आप अपनी अच्छी क्वालिटीज बताइए कि हाँ मैं अच्छी लर्नर हूँ। मतलब मैंने अपने कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बताइए। आपको हर एक चीज ट्रूथ नहीं बोलनी है, लेकिन आप ऐसा भी नहीं कि झूठ बोलने लगो कि क्योंकि वो उनको देखेंगे, आपको 5 साल वो ऑब्जर्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो झूठ बोल रहा था। तो ऐसा नहीं करना है। लेकिन आप अपनी क्वालिटीज बताइए कि हाँ मैं थोड़ी स्लो लर्नर हूँ मैं, लेकिन मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं करती रहूंगी, पढ़ूंगी उस चीज को, इस वजह से मैं अच्छी हूँ। उस निगेटिव क्वालिटी को भी पॉजिटिव में बताइए कि हाँ मुझसे मतलब मुझे ये टाइम लगा लेकिन मैं गिव अप नहीं करती। अगर मेरे रिएक्शन फेल हो रहा है, मेरे एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा है, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगी, ये भी एक क्वालिटी होती है। तो जैसे आपने पूछा कि उसने क्या आंसर किया कि क्या एक बैड क्वालिटी है। वो बोली कि अगर उसने बोला कि मैं अगर एक प्रॉब्लम मिला, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो मैं उसी में फंसा रह जाता हूँ, ये मेरी बैड क्वालिटी है। सो वो बोले, उन्होंने पूछा कि आप इसको ओवरकम कैसे करोगे। सो बोला कि मैं लिटरेचर रीडिंग पे ज़्यादा जाऊंगा ताकि मैं उसका सोल्यूशन जल्दी पा जाऊँ। सो कुछ साइंटिफिक ही क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको यहाँ पर। हर एक चीज में आप रैंडम जनरल इजी सा क्वेश्चन नहीं कर सकते, वहां पे हंसने लग जाएंगे वो। सो ये सब क्वेश्चन होते हैं, जनरली पूछे जाते हैं। एक ये ऐसा जनरली पूछ लेता है स्टार्टिंग में ही, जैसे आप MSc BSc कहाँ से कर रहे हो, सो आपका जो प्रोफेसर है आपने इसी के अंडर क्यों नहीं ज्वाइन कर लिया PhD, जहाँ से MSc कर रहे थे क्यों ही नहीं कर रहे, मैं हमारे यहाँ क्यों आना चाहते हो। तो आपको एडवांटेज उस इंस्टीट्यूट का पता होना चाहिए उनको बोलने के लिए। उनको थोड़ा सा ऐसे बटर अप करना पड़ेगा, उनको लेना है आपको तो। सो बटर अप करना पड़ेगा, तो पढ़ के जाना होगा कि हाँ ये प्रोफेसर मुझे पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि मैंने इनके ये 4-5 पेपर पढ़े हैं, ये बहुत अच्छा काम होता है। उनको पता होगा स्पेसिफिक पेपर क्योंकि उन्होंने लिखे है। सो ये एकदम प्रिपेयर होके जाना है जिस इंटरव्यू के लिए जाना है। उसकी फैकल्टी को जानो कि IIT कानपुर में ये 5 फैकल्टी मुझे पसंद है, उनके बारे में पढ़ के रेडी होके जाओ। ऐसे ब्लैंक होके नहीं जाना, हमको पता ही नहीं कौन प्रोफेसर लेने जा रहा मुझे। पहले से ये माइंड में होना चाहिए कि
हो गया सिलेक्शन तो मुझे किसको लेना है। सो ये सब थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाना होता है, उनके पेपर्स पढ़ के जाने होते हैं कि वहाँ पे मतलब जो जनरल क्वेश्चन हो उसके आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर सको। दीदी, वो जैसे कि आजकल हर यूनिट का अपना अपना वेटेज है। पहले था कि कुछ यूनिट्स के ज्यादा वेटेज होते थे, किसी के कम होते थे, तो मतलब पहले के हिसाब से 6-7 यूनिट कर दो तो हो जाएगा, या फिर मुझे 8-10 लेके चलना पड़ेगा 7 यूनिट के लिए? देखिए, आपको 75 में से 25 क्वेश्चन करने हैं। 25 क्वेश्चन आपके ऐसा नहीं है ना कि एक जैसे कि मान लो बायोकेमिस्ट्री से पूछा, उसमें टेक्निक्स पूछा दिया, सेल बायो के कुछ कॉन्सेप्ट पूछा दिए, 2-3 यूनिट कंबाइन करके एक मल्टीप्लाई क्वेश्चन बनाना, तो वो आप बॉटनी और जूलॉजी अलग कर सकते हो, पर बाकी के यूनिट्स कॉमन है सबके लिए। बायोकेमिस्ट्री, मोल बायो, ये सब सेल बायो, ये तो कंपलसरी आप कोई चाहकर नहीं छोड़ सकते। इकोलॉजी, इवोल्यूशन आप छोड़ोगे ही नहीं, उससे इतने सारे क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कुछ कुछ ये सब मॉड्यूल है आपका फिक्स है, पर आपका अगर जूलॉजी बेसिस है तो आप जूलॉजी की फिजियोलॉजी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, नहीं है आपका है तो बॉटनी के फिजियोलॉजी में चले जाओ। लेकिन अब बॉटनी में भी आप फोटोसिंथेसिस छोड़ दो, ये नहीं करना है आपको, ग्लाइकोलिसिस छोड़ दो, ये नहीं करना, पता है क्योंकि उस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप सेलेक्टिव टॉपिक्स पे जाओ जिसके आपको लगे कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, प्लस ये टॉपिक से आपको फ्यूचर में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये है जरूरी, क्योंकि आप ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चन पूछते हैं आगे, मोल बायो तो बहुत बेसिक है, पूछा ही जाता है क्वेश्चंस। सो ये सब ऐसा चलो कि आपको अभी जो पढ़ाई कर रहे हो वो आप इंटरव्यूज तक काम आए, आपको इंटरव्यू के लिए अलग से एक मॉड्यूल खोल के पढ़ना ना स्टार्ट करना पड़े। और टेक्निक अब जरूरी हो गया है पढ़ना, तो आप छोड़ नहीं सकते टेक्निक्स वाला मॉड्यूल, एकदम भी नहीं। एटलीस्ट बैंड पैटर्न समझने आना चाहिए। कुछ कुछ बेसिक टेक्निक्स है जो कि पढ़ के ही जाना है। और अब तो मतलब बायोटेक्निक्स ऐसा है कि उसको अलग से आप लो, मतलब पूरा मॉड्यूल एक तरफ और बायोटेक्निक्स एक तरफ, क्योंकि अगर आपका सारा मॉड्यूल तैयार है, बायोटेक्निक नहीं तैयार है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और अगर उसमें भी आपको चूज करना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपको बैंड रीड करने आना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल पे रन कर रहे हैं, ये बैंड आ रहा है तो उसको रीड कैसे करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। कुछ कुछ बेसिक्स होता है, उतना ही पढ़ना होता है। और प्लस ये भी पता होना चाहिए, जैसे इंटरव्यू में इतना तो पता होना चाहिए कि जैसे अगर हम प्रोटीन का इंटरेक्शन देखना चाह रहे हैं, सेल के अंदर देखना चाह रहे हैं या इन विट्रो बाहर देखना चाह रहे हैं, तो कुछ टेक्निक्स लिख लो और उसको मतलब समझ लो, इतना तो कर ही सकते हो। मतलब अगर इतना आप करके जा रहे हो तो ये, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे ही जाएंगे और आप अगर उसको रखोगे तो वहां पर आपको अपना दिमाग यूज नहीं करना है, बस आपके है कि और आप बोल दोगे वहां पे। तो सेल के अंदर प्रोटीन और डीएनए का इंटरेक्शन या प्रोटीन आरएनए का इंटरेक्शन, सेल के अंदर सेल के बाहर, उतना आप नोट कर लो। 2 ही 3 होते हैं हर एक चीज के लिए स्पेसिफिक, तो उतना लिख कर रट लो। और इंटरव्यू के लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो एकदम फिक्स है, जैसे आपके बारे में वो पूछेंगे तो आपको अपना बैकग्राउंड वहां पर आप एकदम क्लियर बोलना है, हिचकिचाना नहीं है। तो वो सब आप एकदम रट के जाओ ना, कि अगर आपका दिमाग काम भी नहीं कर रहा है तो वो आप बोल सको। तो वो सारी चीजें मतलब घबराओ नहीं। और एक बात और होती है कि जैसे प्रोफेसर्स बहुत सारे रहते हैं, लेकिन ये है कि क्वेश्चन सब नहीं करते। जैसे अगर 19 प्रोफेसर हैं तो 19 के प्रोफेसर सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो वो 2 ही 3 करते हैं। तो वो चीज आपके दिमाग में होना चाहिए बस। वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग यहाँ मतलब यूट्यूब बोर्ड से पढ़ के आए रहते हैं, ना इंग्लिश आता नहीं, स्टूडेंट तो बोल नहीं पाते, तो हम यार क्या वो पूछते हैं पहले कि आप किस पे आंसर देना चाहते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में, ऐसा नहीं, उनका प्रेफरेंस मोस्टली इंग्लिश रहता है। हाँ, और क्योंकि आप कुछ टेक्निकल वर्ड्स बोलोगे ना, वो तो बुक का ही रहता है, तो उतना मुश्किल नहीं होता। और आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सा मॉड्यूल है, वीकनेस कौन सी मॉड्यूल है, क्योंकि वहां पे आप गड़बड़ नहीं कर सकते। अगर मतलब हड़बड़ी में या घबराहट में आपसे एक मॉड्यूल आपने गलत बोल दिया जो आपकी वीकनेस है, तो वहीं सारा खेल खत्म। तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, क्या आपको नहीं बोलना है वहां पे, ये पता होना चाहिए। बाकी नहीं, हर जगह पूछेंगे ना कि आपका प्रेफरेंस क्या है, कौन सी 2-3 आईआईटी कानपुर में तो पूछते हैं, अदरवाइज
कहीं कहीं क्या होता है कि वो आपको पहले से आपको प्रेफरेंस अपना चूज करना पड़ता है कि यहाँ पे ये सारे काम होते हैं, तो आप अगर कैंसर चूज कर रहे हो तो आपने चूज किया ना वहाँ पे कैंसर, तो आपको पढ़ के जाना होगा कि मैंने ये अपना ये प्रेफरेंस चूज किया है। तो उन्होंने ये पूछ सकते हैं कि मतलब इसमें आप अपना रिसर्च प्रपोजल प्रपोज करो कि मतलब आप इसमें क्या कर सकते हो इस फील्ड में, क्योंकि काम तो बहुत सारा हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो इस फील्ड के बारे में। ये जो रिसर्च प्रपोजल आपने बोला, तो फिर आप लोग खुद से लिखते हो, कैसे लिखते हो, एक मिनट बताएं मुझे। हाँ, मतलब जैसे 2 तरीके का होता है ना, एक रिसर्च प्रपोजल है और एक वो लिखते हैं, एसओपी लिखते हैं। तो एसओपी उतना मतलब डिटेल में तो नहीं रहता, बट आई थिंक रिसर्च प्रपोजल काफ़ी डिटेल में रहता है। तो एसओपी में मतलब बहुत ज़्यादा आपको ये भी नहीं सोचना है कि मतलब एकदम कि मतलब आपको आ ही रहा है सब कुछ, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत ही बेसिक सा एक आपको प्रॉब्लम उठाना है, उसका सॉल्यूशन, और प्लस उसमें क्या-क्या टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो, बस इतना ही। और उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा क्या नहीं, वो तो खैर अभी आप प्रपोज करो तो आपको नहीं पता है, बट उसका ये आउटकम हो सकता है, तो वो। और टेक्निक्स में वही है कि सेल के अंदर क्या टेक्निक्स यूज करे, सेल के बाहर, तो इतना पता होना चाहिए। मेन वही है कि डीएनए का इंटरेक्शन और प्रोटीन के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है वो। जैसे प्रेशर के टाइम हम लोग कभी कभी एनर्जी खाने लगता है, कभी लो जाता है, कभी कभी लगता है कि पढ़ने का टाइम चलता रहता है, पता ही नहीं चलता जितना अभी और पढ़ने का मन लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हो नहीं पा रहा उतना, या समझ नहीं आ रहा। तो कुछ कुछ कभी कभी फैमिली फैक्टर्स भी रहते हैं जिसकी वजह से नहीं होता, या खुद की वजह से भी। तो आप लोग में कैसे कांस्टेंट है कि प्रिपरेशन? नहीं, वो तो सबके साथ होता है ना, कि मतलब हाईज और लोज तो सबके साथ होता है। तो उसमें आपका जो मोटिवेशन है कि आपने ये प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट किया था, वो आपको पता होना चाहिए कि मतलब कुछ मोटिवेशन होगा ना कि क्यों स्टार्ट किया था, तो वो आपको पता होना चाहिए। और मोटिवेशन कभी भी मतलब कोई वीडियो देखकर नहीं आना चाहिए, मोटिवेशन अपने अंदर से आना चाहिए कि मतलब हम ये करना चाहते हैं। और प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो उससे मुझे क्या-क्या मतलब फ़ायदे होंगे। तो एक होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड में भी आपके बैठ जाता है कि अच्छा ठीक है, तो वो सब चीज़ आपके अंदर से आनी चाहिए मोटिवेशन। तो मतलब लो फेज़ तो सबका होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 1 हफ्ते तक आपका लो फेज़ चल रहा है, आप पढ़ ही नहीं रहे हो। 1 दिन हो सकता है, या 24 घंटे में भी बहुत सारा टाइम ऐसे डिवाइड होता है ना, कि एक टाइम होता है जब हमारा मतलब माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, कुछ टाइम होता है जब हमारा माइंड मतलब उतना अच्छे से काम नहीं करता। तो वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए आपके बारे में कि मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको रात में पढ़ने की आदत है, कुछ होते हैं जो मॉर्निंग पर्सन होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मैं मतलब किस टाइम पढ़ूंगी तो मुझे ज़्यादा चीज़ मतलब कैप्चर कर पाऊंगी मैं दिमाग में। रात में पढ़ने में ज़्यादा एक्टिव होता है, बट हेल्थ पे इफेक्ट करता है, तो क्या करना चाहिए? अब वो आपको मैनेज करना पड़ेगा ना उस तरीके से। मतलब अब रात में भी आप पढ़ रहे हो तो एक मतलब आप कोचिंग का टाइमिंग और वो उसके बेसिस पे आपको अपनी नींद में, सबसे मेन फैक्टर होता है नींद, वो आपको 8 घंटे की या 7 घंटे की लेनी है। अगर वो आप पूरा कर पा रहे हो तो बाकी तो फिर मैनेज कर पा रहे हो तो ठीक है। वो आपको अपने रूटीन के हिसाब से पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि मतलब वो एक कांस्टेंट आप लेके नहीं चल सकते ना दूसरों का। तो आपको पता होना चाहिए अपने बारे में कि मतलब मेरा कौन सा टाइम हाई रहता है, कौन सा लो रहता है, तो उस बेसिस पे। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे एक दिन आप पढ़ रहे हो, उस चक्कर में आप बैठे हो, आपका मन लग रहा है, तो आप ये नहीं कि मतलब आप अपनी नींद स्किप करते जा रहे हो, तो वो चीज़ फिर एक लॉन्ग टर्म में फिर दिक्कत करेगी। वो आपका 1 महीना पूरा चला जाएगा अगर तबीयत खराब हो गई। तो वो सारी चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए। जैसे कि हम लोग नॉर्मल दिवाली हमको हमें कुछ टेक्निक्स की लर्निंग के लिए कुछ टेक्निक्स सीखते नहीं है। क्या वो अगर ज़्यादा हम सिखा रहे हैं, किसी भी लैब में जाते हैं, तो क्या उसका कैसे करें, उसको टेक्निकल सीख के पहले से जाए, कैसे करें उसको ओवरकम करें। जैसे नॉलेज तो है, जैसे सर पढ़ाते हैं तो हम लोग के पास नॉलेज है कि लेकिन एक जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो हाथ ऐसे साफ ऐसे करेंगे तो हाथ साफ रहेगा, ऐसे कर सकते हैं, वो कैसे उसको करते हैं? अगर आपको मतलब नॉलेज मिल रही है कहीं से, आप कोई लैब ज्वाइन कर पा रहे हो प्रोजेक्ट के लिए, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने नहीं कहीं से किया नहीं है और आप ऐसे ही इंटरव्यू में जा रहे हो, आपने अपने मास्टर्स में भी कुछ नहीं किया है,
तो जो बुक की लैंग्वेज होती है, जो एक बेसिक, वो आपको पता होना चाहिए। बाकी उसके बाद आप काम करोगे ना, तो वो तो फिर उसमें हाथ मतलब हो जाता है क्लियर। लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि टेक्निक्स यूज़ कहाँ पर होती है ये वाली, और अगर ये हम यूज़ नहीं कर रहे तो इसके अलावा कोई और टेक्निक है यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से एक्सपेंसिव कौन सी है, कौन सी मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कंपैरेटिवली। और जहाँ तक प्रैक्टिस की बात है कि जो नहीं करते हैं उनका भी हो जाता है, मतलब ऐसे नहीं है कि सबको मास्टर्स में सबने किया ही होता है प्रैक्टिकल, तो वो तो बाद में हो जाएगा, लेकिन जो बुक की लैंग्वेज है वो उतनी क्लियरिटी होनी चाहिए आपके अंदर। ये भी होता है ना, जैसे कि नॉलेज है लेकिन है कि कभी कभार ये होता है कि प्रोजेक्ट उसके बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं या इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, उसको कैसे टैकल किया जाए? बोल दे कि हमने नॉलेज गेन किया है, इतना नहीं किया उसको। हाँ, मतलब आपको बोलना होगा क्लियरली कि मैंने अपने मास्टर्स में नहीं किया है प्रैक्टिकल, मुझे प्रैक्टिकल की नॉलेज नहीं है, मतलब उसकी लाइक थ्योरी मैंने पढ़ी है लेकिन प्रैक्टिकल की नॉलेज नहीं, तो वो फिर थ्योरी से रिलेटेड पूछेंगे आपसे, फिर प्रैक्टिकल में वो नहीं जाएंगे। आप लोगों को पीएचडी का एडमिशन लेने से पहले क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्या आप हमें बता सकती हैं जिससे हम लोग प्रॉब्लम फेस करना पड़ी? एक प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू या जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, देखिए, हाँ, कुछ मतलब सारे इंस्टीट्यूट में नहीं, लेकिन कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसमें एसओपी सबमिट करने को पूछता है, तो आपको एक एसओपी बना के रखो। आपको उसी दिन, क्योंकि आपका जब वो एडमिशन भरने का आएगा तो वो 2 हफ्ता देगा टाइम। अब 2 हफ्ते में बनाओगे तो बहुत खराब सा एसओपी बनाओगे आप, क्योंकि आपको बहुत पढ़ना पड़ता है उस एसओपी बनाने के लिए। क्योंकि कई बार जैसे आईजीआईबी में था कि उस सेकंड राउंड में था कि आधी घंटा दिया है, आधे घंटे पे सिर्फ उस एसओपी पे क्रॉस क्वेश्चन हो रहा है जो आपने खुद लिखी है। वो केवल एक पन्ने की एसओपी थी, एक पन्ने की एसओपी पे वो आधी घंटा मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत टॉर्चरस क्वेश्चन था वो। आप एसओपी बना के रखो जिसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखो, और एसओपी वही जैसे बताया दीदी ने कि कैसे बनानी है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस काम में, वैसे वाले ही को बनाना, तब आप अच्छे से, आपको मन भी करेगा उस चीज को और पढ़ने का कि हाँ मुझे कैंसर पसंद है तो कैंसर ही टॉपिक चूज करो, आप हार्ट डिजीज मत चूज करो फिर लिखने के लिए, क्योंकि आपको पसंद है कैंसर पढ़ना, तो आप उसी चीज को, तो आपको ईजी हो जाएगा। आप एक एसओपी बना के रखो, एक फॉर्मेट देख लो, सिंपल एक फॉर्मेट, वो हर एक एसओपी के लिए होता है, बनाना स्टार्ट करो। थोड़ा सा आपका इसी टाइम पे ना पेपर पढ़ने की भी प्रैक्टिस होगी, तो पेपर, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा नहीं पढ़े होते हो ना इस टाइम पे, तो बहुत दिक्कत होने लगती है जब आप एकदम अचानक से एक पेपर खोलोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। आप एसओपी के चक्कर में ही थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने लगोगे तो फेमिलियर हो जाओगे कि कैसे खोलना है, कहाँ पेपर मिलेगा एक्चुअली। पेपर पढ़ने की भी आदत हो जाएगी और एसओपी तैयार हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे में है एसओपी सबमिट करने का, पहले ही वो एसओपी मांगते हैं एडमिशन के टाइम ही। ये है, और कोई टाइम पे तो जब एसओपी मांगा है तो कोई तो एसओपी पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, कोई इंटरव्यू में, कोई जगह पे। वो उसके लिए आपको तैयार रहना है अगर एसओपी आप बना रहे हो। बाकी तो आप एडमिशन के पहले या इंटरव्यू के पहले तो ऐसा कुछ बहुत प्रॉब्लम नहीं है। आप इंटरव्यू, अगर आप मतलब है इंटरव्यूज में ही है, बस आपका सिलेक्शन इंटरव्यू पे ही हो रहा है, आप कैसा टैकल कर रहे हो, बाकी तो बहुत ज्यादा नहीं। और जैसे कि हम लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर और सेल बायोलॉजी, ये हम कैसे अपने आप में कैसे खोजें कि हमारा क्या इंटरेस्ट है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। जो आपको पढ़ना में टाइम कम ले रहा है, हाँ, जैसे आपको बायोकेमिस्ट्री रिवाइज करने में 4 दिन लगा, आप मोल बायो रिवाइज कर रहे हो, आपको 1 महीना जा रहा है। आपको जो टाइम कम ले रहा है मतलब आपका वो अच्छे से तैयार है, ऑब्वियस सी बात है। आप वैसा वाला ले लो कि आपको जो चीज बहुत ज्यादा रिकॉल नहीं करना पड़ रहा है, आपके दिमाग में है थोड़ा बेसिक बैठा हुआ उस चीज को, वो आपका स्ट्रॉन्ग सूट है। तो वैसे 3-4 करो, क्योंकि हर एक में स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन ही वो रहता है किस चीज में इंटरेस्ट है आपका। तो आपको एक टॉपिक फटक से बोलना होगा कि जेनेटिक्स में इंटरेस्ट है, तो जेनेटिक्स में स्पेसिफिक क्या इंटरेस्ट है, तो आप एक स्पेसिफिक बोलो, जिसपे आप एसओपी टाइप से लिखे होगे ना, वो उसी टाइप टॉपिक से रिलेटेड होगा, तो वो बोलो। तो वो उतना एक बना के चलो दिमाग में कि हाँ ये टॉपिक एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है इंटरव्यू के लिए। 2-3 टॉपिक ऐसे, 2-3 मॉड्यूल ऐसे होने चाहिए। से बोल लीजिए।
इंटरव्यू में क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए थे और क्या पूछे गए? इंटरव्यू में फर्स्ट राउंड इंटरव्यू में 4 प्रोफेसर बैठे थे, चारों ने क्वेश्चन किए थे। मैंने 3 मॉड्यूल बोला था, जैसे मैंने बोला बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड सेल बायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट हुआ तो उनका, जैसे फरीन दी ने बताया, प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि 2 ग्लास में 2 प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट रखी है, ए और बी लेबल कर दी है, तुमको देखना है एक्सपेरिमेंटली वो 2 प्रोटीन एक दूसरे से फंक्शनली अटैच हो रही हैं कि नहीं, फंक्शनली वो एसोसिएट कर रही हैं एक दूसरे से कि नहीं, और दूसरा फिजिकली वो एसोसिएट हो रही हैं कि एक दूसरे से नहीं। इन विट्रो सेल के अंदर देखना है। तो 4 एक्सपेरिमेंट बताओ, ये था क्वेश्चन। सो मतलब सोल्यूशन ए सोल्यूशन बी ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन रखे हुए हैं, तो बताना है दोनों प्रोटीन एक दूसरे से एसोसिएट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, फंक्शनली हो रही हैं तो कैसे पता चलेगा, फिजिकली हो रही हैं तो कैसे पता चलेगा। 3-4 टेक्निक के नाम बताने थे, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा पूछा कि कैसे होती है वो टेक्निक, बस। फिर ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया था। फिर सेल बायो में पूछा तो सेल बायो बोला कि बहुत बड़ा मॉड्यूल है, क्या पसंद है। मैंने फर्स्ट गलती से सेल सॉर्टिंग बोल दिया बोलना नहीं चाहिए था पर बोल दिया था मैंने सेल सॉर्टिंग, लेकिन वो ठीक है, वो पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशन, को ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशन, राइबोसोम, राइबोसोमल बायोसिंथेसिस, आरएनए बायोसिंथेसिस, सब पे चले गए, वो उस पे गए। वही बात है, आप बोल रहे हो तो आपको पूरा याद होना चाहिए उस चीज को, एकदम डिटेल में कोर तक, वो एसआरपी प्रोटीन के स्ट्रक्चर तक गए मेरे साथ। सो वहां तक पता होना चाहिए आपको। बोला है तो जो आप चीज बोल रहे हो वो डिफेंड करो, नहीं तो मत बोलो। वो आपके वर्ड को बहुत जल्दी कैच करते हैं। आपको जो वर्ड आपको कंफ्यूजिंग है ना, वो मुंह से आपके निकलने नहीं चाहिए। आप कोई भी ऐसा वर्ड बोल दिए, बस वर्ड याद है, उसके आगे पीछे का याद नहीं है, तब बहुत गलत हो जाएगा। जो आप बोलो आप वो डिफेंड कर सको एकदम कॉन्फिडेंटली, वही वर्ड बोलना है आपको वहां पे। और फिर ये था, और जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया मेरे से, बैंडिंग पैटर्न्स, जो क्रोमोसोमल बैंडिंग पैटर्न होता है, जिम्सा बैंडिंग, ट्रिप्सिन वाली क्रोमोसोमल बैंडिंग, क्योंकि मतलब मैंने जेनेटिक्स बोला था, उन्होंने इस सब से पूछा। सो फर्स्ट राउंड में तो ये सर से था, और उन्होंने फिर मेरे को न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए, आपको नॉर्मेलिटी, मोलारिटी बहुत बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये आपको डेली बेसिस पे एक्चुअली में लैब में करना है, आपको ये नहीं भूलना, इतना केमिस्ट्री आना चाहिए। वो चैप्टर एकदम अच्छे से होना चाहिए, आपको सीरियल डाइल्यूशन का मतलब पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा बेसिक वाला एक वो होना चाहिए। उन्होंने बोला कि 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन में कितना ग्राम NaCl डालोगे, आपको 50 ml बनाना है। अब ऐसे नहीं बैठे कंफ्यूज मेंटली कर रहे हो, आपको ब्लैक बोर्ड पे बोला जाओ करो, व्हाइट बोर्ड पे तो कर रहे हो, आप पूरा चीज लिख रहे हो स्टेप वाइज अच्छे से कि उनको समझ में आए। तो ये चीज, ये फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए इतने, ये बेसिक वाले। सो इतना ही पूछा था। ऐसे 4 क्वेश्चन थे, 4 प्रोफेसर है, 4 क्वेश्चन पूछे थे मेरे से, लेकिन मतलब घुस के पूछे थे, तो मेरे को आधा घंटा लिया था टाइम उन्होंने। और ये फिर सेकंड राउंड में फिर बायोकेमिस्ट्री पूछा मुझसे, तो बायोकेमिस्ट्री के वो ग्लाइसिन का पीआई वैल्यू, लाइसिन का पीआई वैल्यू, रामाचंद्रन प्लॉट ग्लाइसिन, लाइसिन को प्लॉट करना, रामाचंद्रन प्लॉट को एक्सप्लेन करना। फिर वहां से डीएनए पे गए, डीएनए के निगेटिव चार्ज पे गए, फिर वहां से आरएनए पे, आरएनए और डीएनए का जेल पे बैंड कैसा डिफरेंट रहेगा। फिर आरएनए की बायोसिंथेसिस हो रही है तो राइबोसोमल बायोसिंथेसिस पे गए। फिर राइबोसोमल बायोसिंथेसिस से फिर उसके बाद वो बहुत सारी चीज उसी पे चलते, मतलब एक के बाद एक क्रॉस क्वेश्चन होता जाएगा। फिर जैसे बोला साइल्ड एनाग्लुलर सीक्वेंस पे आ गया आरएनए के बाद। फिर साइल्ड एनाग्लुलर सीक्वेंस जीन में कहाँ पे एसोसिएट है, एक्सॉन में कि एंट्रॉन में, वो बताना है। सो आप जेआरएफ के लिए पढ़ोगे, आप एक तरह से इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाओगे, लेकिन ऐसे नहीं, वही है कि बातें आपको भूलना नहीं है वो पढ़ाई, जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जा रहा है या कहीं सिलेक्शन नहीं हो जा रहा है, वो चीज आपको याद रखनी है। मैं लिटरली सेल बायो बोला था तो मैं पूरा एल्बर्ट लेके रास्ते भर पढ़ रही थी उस चीज को। सेल बायो बोला है तो ये नहीं समझ में आता है, जैसे जेआरएफ क्वालिफाइड हो गए तो कैसे पता चलता है कि हम किसी प्रोफेसर के अंडर में एक्सपेरिमेंट करने के लिए कैसे पता चलता है कहाँ एप्लीकेशन डालेंगे, कैसे डालेंगे, कैसे पता चलता है? इंटर्नशिप के लिए, इंटर्नशिप के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। कैसे पता चलेगा कि हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया? हाँ, तो इंटरव्यू देने के लिए तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर मुझे जाकर खुद बताना नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, एडवर्टीजमेंट निकलते हैं उन सबके। आपको जिस इंस्टीट्यूट में लेना है उस इंस्टीट्यूट के साइट पे चले जाओ, जिस प्रोफेसर के अंदर आपको इच्छा है उसकी सर्च करते रहो,
तो आप डेली बेसिस पे ये स्क्रॉल करते रहो, आप जो रील्स देखते हो ना उसकी जगह अब ये गूगल करना स्टार्ट करो, ठीक है। टाइम इसमें जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स भी होगा माइंड, सर्च भी करो, रील्स की जगह इस पे जाओ थोड़ा सा कि किस इंस्टीट्यूट में कौन सा प्रोफेसर है, इसके अंदर वैकेंसी है कि नहीं, आपको अगर बहुत इंटरेस्ट है उस प्रोफेसर के काम में आप डायरेक्ट उसको अप्रोच करो, प्रोजेक्ट निकल रहा है तो आप तुरंत उसको अप्लाई करो। कहीं कहीं पीएचडी के ऑफर्स बीच बीच में भी आते रहते हैं जिनकी फिल नहीं होती है पेज, उसमें आप अप्लाई करो, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए पीएचडीज आती हैं। हाँ, साइट चेक करते रहो पूरा, अब इंडिया वाइज तो करना पड़ेगा, जो जो इंस्टीट्यूट कुछ कुछ ले लो टॉप पे, आप अपने 5 इंस्टीट्यूट में 10-10 प्रोफेसर ले लिए और सबको साइट पे जाओ, थोड़ा सा गूगल स्कॉलर पे जाओ, सर्च करो उनकी पब्लिकेशंस, ये सब थोड़ा बहुत उस पे लगना पड़ेगा थोड़ा सा, उसके लिए पीछे मिल जाता है, वैसे नहीं तो सर हेल्प कर देते हैं, ये सब तो बताते रहते हैं सर कि किसके अंडर कुछ आया है। आप लिंक्डइन वगैरह पे हो गए तो लिंक्डइन पे तो आते रहते हैं, पूरे प्रमोशंस बहुत अच्छे होते रहते हैं, वो दिखता है, मतलब सोशल मीडिया भी हो जाता है, आपको नॉलेज भी मिल जाती है, सो ये सब पता चल जाता है उस सबसे। तो वो बस 5 मिनट के बाद खत्म हो जाना चाहिए। आप 40 मिनट पढ़ लिए, 5-10 मिनट का रेस्ट ले लो, लेकिन 40 मिनट के बाद 2 घंटे का रेस्ट नहीं लेना है। लेकिन लगता है कि रील देखने में फिर से नई एनर्जी आ जाती है। ना हाँ, वो थोड़ा सा वो वही है, जैसे सर की तो बैठा बैठा के पढ़ाने का वो हो जाता है कि सर की भी क्लासेस चलती है, कुछ कुछ जो लंबी वाली क्लासेस रहेंगी वो खूब लंबी चलती है, तो आप बैठ ही रहे हो ना, कंसंट्रेट कर ही रहे हो। सेल्फ स्टडी के लिए भी वो करना पड़ेगा थोड़ा सा कि आप 40 मिनट है ठीक है, बहुत होता है कि 40 मिनट के बाद एकदम ब्रेन शट ऑफ हो जाता है अगर 40 मिनट एकदम कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो तो, लेकिन वो 40 मिनट की चीजें ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो, टहलाओ, 10 ही मिनट का लो, फिर आके वो 40 मिनट फिर कंटिन्यू, बस 10 ही मिनट का वो ब्रेक होना चाहिए। वो फिर मतलब थोड़ा सा मूड फ्रेश करने का एक आइडिया देख लो क्या करना है उस 10 मिनट में, फिर स्टार्ट हो जाओ। कम खाना खाना एकदम वो सर बोलते हैं ना, ईसोफेगस तक नहीं खाना है खाना नहीं तो नींद आएगी, ईसोफेगस तक नहीं खाना होता है। मेरे साथ दीदी आपसे है। सर आपने बोला कि आपने लास्ट मंथ किया था, हाँ। फिर उसके पहले आप बहुत कम पढ़ी थी, तो वो लास्ट मंथ का स्ट्रेटजी क्या था? नहीं, मैंने कम नहीं पढ़ा था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। 5-6 महीने बस प्रिपरेशन के बाद मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, उतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं थी। वो 1 महीना जो एक्सटेंड हो गया था एग्ज़ाम, तो उसमें मैंने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो कि पीवाईक्यू मैंने बहुत कम सॉल्व किया था, तो वो 1 महीना सिर्फ मैं पीवाईक्यू सॉल्व की थी और एक्स्ट्रा कुछ नया नहीं पढ़े थे बिल्कुल भी, और जो भी बस पिछला पढ़े हुए थे उसको अच्छे से रिवीजन किए थे। मतलब ये भी है कि अगर आप क्वेश्चन जब सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप ये भी देखिए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, तो ये भी होगा कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं तो हो ही जाएगा, बट आप थोड़ा अपने एक्यूरेसी पे भी वर्क करिएगा कि आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा से मतलब अच्छी से अच्छी हो, क्योंकि सेक्शन सी वैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और सेक्शन सी में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया था, मुझे लगता है मैंने 19 क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से सिर्फ 1 गलत था। तो एक्यूरेसी मैटर करती है। होता है ना कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एक अलग प्रेशर रहता है कि मतलब जैसे मेरे घर में है कि सब लोग कहते हैं कि जॉब करो, अभी तक कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी है, तो कैसे ये सब चीज़ को अवॉइड करें, मतलब कैसे, मतलब उनकी बातों को साइड करके फोकस करें। आपको खुद में मोटिवेटेड रहना है, और घर वाले तो मतलब अगर बोल रहे हैं तो वो भी कुछ सोच कर ही बोल रहे होंगे, लेकिन एक बार अगर आपका जेआरएफ हो गया ना तो फिर सब मान जाते हैं। तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि अगर आपके पास जेआरएफ है तो फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो
ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाती है, तो फिर उसके बाद सब मान भी जाते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं रह जाती। बस यही जो 6 महीना प्रिपरेशन का जो टाइम होता है, उसी में नेगेटिव थॉट सबसे ज़्यादा दिमाग में चलते हैं, तो बस वो ओवरकम करना है आपको, कैसे भी करके खुद से अपने आप को मोटिवेट रख के, उसके बाद हो जाता है। जीआरएफ एक बार हो गया आपका, फिर सब मान जाते हैं, क्योंकि अगर आपको आईआईटी मिल रही है तो फिर तो कोई आपको नहीं रोकेगा। 7-8 क्वेश्चन ऐसे पार्टिसिपेट होते हैं जिसमें डबल आंसर है, तो मैं घर के आता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस में, और लगता है जब मार्क्स आता है क्वेश्चन ज्यादा से लगता है सब कुछ गलती हो गया, तो उसको कैसे करें? वही क्वेश्चन की चॉइस जो है 75 में, जो वो 25 क्वेश्चन करने हैं जिसमें आपको एक ही आंसर लग रहा हो, जिसमें एक ही आपको 25 भी नहीं, आप 20 लेके चलो, आपको बोल रहे हैं जिससे 19 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो भी एक्यूरेट होने चाहिए। 20 क्वेश्चन ऐसे लेके चलो जिसमें आपको डाउट ही नहीं है कि इसमें 2 ऑप्शन होगा। आप उस क्वेश्चन को एंड के लिए छोड़ दो रिवाइज करते टाइम, कि आपके दिमाग में अगर स्ट्राइक कर गया तो आप करेक्ट आंसर कर दोगे। लेकिन एकदम जो आपको कॉन्फिडेंट है उस सारे क्वेश्चंस में, पहले उसी को अटेम्प्ट करो जिसमें आपको हाँ ये एक ही ऑप्शन है इसका, बाकी सब तो हटा दिया मैंने, तो वही क्वेश्चंस को ज्यादातर अटेम्प्ट करना चाहिए। पार्ट बी जैसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसको कैसे टैकल करें? अब पार्ट बी के लिए आप वही होते हैं, जैसे कि मैं बोला ना, क्वेश्चन आयर वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, बहुत हद तक सिमिलर होते हैं पार्ट बी के क्वेश्चन से, क्योंकि एकदम वो रटे हुए एकदम सिंगल वर्ड के आंसर चाहिए उसमें, तो फैक्ट रटा हुआ है तो आप आंसर कर दिए, नहीं याद है तो नहीं कर पाए, एक सिंगल वर्ड पूछता है उसमें। सो आप उसके लिए क्वेश्चन आयर प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन आयर से आपको हेल्प मिलेगी उसमें। या बीवाई जो जैम के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो एमएससी के लिए होते हैं, जैम के क्वेश्चंस, तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो पार्ट बी के लिए। इंटरव्यू से पहले भी यहाँ के जो मतलब कोचिंग के ही जो हमारे सीनियर्स थे, तो मतलब जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको कोचिंग के सीनियर्स आपको हर एक लैब में मिल जाएंगे, मतलब अभी तो आपको मिल ही जाएंगे हर जगह, तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। आपका टारगेट मतलब थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये वाली लैब चाहिए, ये वाला इंस्टीट्यूट चाहिए। जैसे आईआईटीज़ में बहुत सारे होते हैं, तो आईआईटीज़ में भी बहुत सारे आईआईटीज़ हैं, तो उनके काम के बेसिस पर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मतलब मेरा ये टारगेट है, तो उस पर्टिकुलर लैब में कोचिंग के सीनियर्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। तो वो आपको बता देंगे भी इंटरव्यू से पहले भी कि ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। जैसे मैंने पूछा था यहाँ के ही सीनियर्स थे आईआईटी कानपुर में, मैंने पूछा था उनसे कि फर्स्ट राउंड के लिए क्या प्रिपेयर करना है, सेकेंड राउंड के लिए क्या प्रिपेयर करना है, तो उन्होंने यही बताया था कि अपना 3 मॉड्यूल एकदम अच्छे से तैयार करके रखो, उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इतना अगर मुझे पता है, अगर इतना भी मुझे पता है कि 3 मॉड्यूल के बारे में वो पूछेंगे, तो वो मेरे लिए वहाँ पहुंचने के बाद बिल्कुल शॉकिंग नहीं है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कि ठीक है ये क्वेश्चन तो आएगा ही। तो अगर उतना प्रिपेयर है तो फिर मतलब उसके आगे तो हम लोग कर ही लेंगे, क्योंकि फिर तो जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका ही आंसर देना है, तो वो एकदम शॉकिंग नहीं लगेगा कि अच्छा ये ऐसे पूछ रहे, क्या बोले, ऐसे डिसाइड नहीं करना पड़ेगा। तो जिस भी आप उसको टारगेट कर रहे हो उसके पहले सर से पूछ लो कि सर इस कोचिंग का कोई अगर स्टूडेंट है जो बता सके हमें थोड़ा इंटरव्यू के बारे में, तो वो लोग बता देते हैं और सब बता देंगे आपसे, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा था वही लाइक बेसिक, उन्होंने मतलब फर्स्ट राउंड में मुझे थोड़ा इंटरव्यू में पहुंचने में लेट हो गया था, तो फिर मतलब लंच के बाद का सिर्फ मेरा ही एक इंटरव्यू बचा हुआ था। तो उसके बाद फर्स्ट राउंड में मुझे 7 to 8 प्रोफेसर्स थे जिन्होंने मतलब आधे घंटे से 45 मिनट्स तक मतलब उन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछा था, और उस मेरा 3 मॉड्यूल मैंने उनको बताया, तो वो तीनों, क्योंकि मैंने एक मॉड्यूल बायोटेक्निक बोला था, तो वो सारे सेल बायो के क्वेश्चंस और मॉलिक्यूलर के क्वेश्चंस उन्होंने सारे मतलब मिक्स करके पूछे थे। वही है कि प्रोटीन इंटरैक्शन, प्रोटीन डीएनए इंटरैक्शन, कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, इसके अलावा क्या है, इन विट्रो। अगर आप मतलब वो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछोगे, फिर आप आंसर करोगे उसका 1 वर्ड में, 2 वर्ड में, जो भी है, फिर वो उससे क्रॉस क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला वर्ड आप बोल रहे हो ना, वो बहुत मैटर करता है, वो बिल्कुल एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए,
क्योंकि उनका जो आगे का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन लिख करके तो लाते नहीं है, वो क्या क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे वो आपके आंसर पे डिपेंड करता है। और पहले ही बार में आपको पूरा अच्छे से एक पैराग्राफ नहीं बता देना है, थोड़ी थोड़ी चीज बताओ ताकि वो सामने से क्वेश्चन पूछ सके उसके बारे में। अगर आप खुद से सारी चीजें बताओगे तो ऐसा लगेगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, फिर वो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेंगे तो जो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजें बतानी है और लेट देम क्वेश्चन आपको, फिर उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा आंसर करो, हो जाता है। मतलब सारे नहीं, मतलब वही है ना कि शुरुआत कहाँ से हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे, जैसे एक फ्रेट से क्वेश्चन उन्होंने पूछा था जो कि मतलब बेसिक था कि फ्रेट में जो दो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है और उस डिस्टेंस का नाम, कि उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं। तो कुछ थियरी बेस्ड क्वेश्चन भी रहते हैं और कुछ में आपको अपना दिमाग लगाना होता है, और जिसमें मतलब जो अलग से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सिर्फ आपका अप्रोच देखते हैं कि क्या आप अप्रोच ले पा रहे हो। अगर आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आप सोच भी नहीं पा रहे हो, तो फिर वो थोड़ा गलत दिखता है। एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बस यही है मेरा सजेशन कि कहीं पर भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उस इंस्टीट्यूट मतलब उस लैब के बारे में थोड़ा पढ़ के जाओ कि वहाँ पे क्या काम होता है, किसके प्रोफेसर में आपको इंटरेस्ट है। मतलब आपको हर एक लेवल पे आपको अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपना इंटरेस्ट, अपने बारे में आप क्लियर रहो, बाकी फिर हो जाएगा। और उसके बारे में थोड़ा सा पता करके चलो। फर्स्ट राउंड में तो मुझसे बहुत बेसिक क्वेश्चन किए गए थे, जैसे कि उन्होंने पूछ लिया था थोड़ा पीसीआर के बारे में कि पीसीआर की रिक्वायरमेंट्स क्या है और पीसीआर मतलब उसका मतलब क्यों यूज़ करते हैं पीसीआर। और फिर उन्होंने रेप्लिकेशन से क्वेश्चन किया था प्राइमर को लेके कि पीसीआर में हम डीएनए प्राइमर क्यों यूज़ करते हैं आरएनए प्राइमर के बजाय। और पार्थिनोजेनेसिस, क्योंकि मैंने वो डेव बायो बोल दिया था तो उन्होंने पार्थिनोजेनेसिस से क्वेश्चन किया था। और ड्रोसोफिला को एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म क्यों यूज़ करते हैं, कितने क्रोमोसोम होते हैं और सी एलिगेंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो ये सब क्वेश्चन उन्होंने किया था। और सेकेंड राउंड इंटरव्यू में स्ट्रक्चर उन्होंने एटीपी का स्ट्रक्चर और डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर और मेजर और माइनर ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन और पूछा था उन्होंने। क्वेश्चन ये कि अगर एक पॉली ए स्ट्रैंड है और उसका जो एंटी स्ट्रैंड है वो पॉली टी है तो मेजर और माइनर ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ऑब्वियसली वो बनेगा ही। और उन्होंने क्वेश्चन किया था कि लाइट जो है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह एक्ट कर सकता है कि नहीं, अगर करता है तो उसका रिसेप्टर किस टाइप का होगा। तो यही सब क्वेश्चन किए थे। हाँ, क्योंकि मैंने मॉलिक्यूलर बायो बोला था, क्योंकि जब उन्होंने पूछा था ना वो कि आपका इंटरेस्ट टॉपिक कौन सा है, तो मैंने मॉलिक्यूलर बायो बोला था और सेल बायो और सेल सिग्नलिंग बोला था, तो उन्होंने सिग्नलिंग से कुछ क्वेश्चन किए थे और मॉलिक्यूलर के बस। अब वो आप जो आंसर करोगे ना तो उस पर भी डिपेंड करता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है। लैब अगर ज्वाइन करनी है, मैं उसके बाद का बोल रही हूँ, जेआरएफ हो गया है, पीएचडी में सिलेक्शन हो गया है, उसके बाद भी मैं बता मतलब ये ज़रूरी है क्योंकि आपको उस पीआई के साथ 5 साल से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, आपको उसके साथ ही रहना है, वो आपको मार्क करेगा। तो आपको पीआई के बारे में पहले से हर जगह से पूछ के रखना है हमेशा। अगर आप पीआई कोई भी आप जगह ज्वाइन कर रहे हो, आपको कोई एक पीआई मिल गया, आप उस पीआई का एकदम बैकग्राउंड से लेकर हर चीज पूछ के तैयार रखो कि उसका नेचर कैसा है, वो हेल्पफुल है कि नहीं, वो आपकी बात सुनता है कि नहीं, वो छुट्टी देता है कि नहीं, वो हर एक चीज आप माइनर से माइनर चीज वो आपका मतलब आप कुछ थॉट रख रहे हो, वो मतलब आपको थॉट को वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, वो आपके सजेशंस को एक्सेप्ट करता है कि नहीं। कुछ कुछ होते हैं प्रोफेसर्स कि बहुत एक होता है ना, एटीट्यूड प्रॉब्लम हो जाती है, क्लैश करते हैं आपके स्टूडेंट्स के साथ, मतलब आपके और प्रोफेसर के साथ एटीट्यूड नहीं मिल रहा होता है, या लैब का कंडीशन क्या है, लैब वर्किंग है कि नहीं,
हमेशा अब जैसे एकदम होती है कोई एकदम नई लैब सेटअप हुई है, एक नए प्रोफेसर मतलब है अभी जस्ट पीएचडी खत्म हुआ और वो प्रोफेसर बने, उनकी लैब सेटअप नहीं है, जरूर मतलब मैं सजेस्ट करूंगी कि वो प्रोफेसर्स को ना चूज करें। आप फर्स्ट पीएचडी स्टूडेंट रहोगे, आपको कोई नहीं रहेगा सिखाने वाला। आप कभी भी प्रोफेसर डायरेक्टली आपका हाथ पकड़ के सिखाएगा नहीं, क्योंकि आपको बेसिकली डेली बेसिस पे सिखाएंगे भैया दीदी लोग जो वहां पे पहले से हैं। सो ऐसी लैब लो जहाँ पे 2 साल एक्सपीरियंस भैया दीदी लोग हो, कि आपको सिखाने में हेल्प हो, आपका टाइम जाएगा क्योंकि खुद से सीखने में ज्यादा। सो ये सब ध्यान रखना है, लैब इस तरह से चूज करनी है कि आपके इंटरेस्ट से तो मैच कर रही है, आपका नेचर वाइज भी पीआई से आप हर जगह से पूछ लो, कि दूसरों के लैब से पूछो कि ये वाले पीआई का नेचर कैसा है, इसके अंडर स्टूडेंट्स हैप्पी रहते हैं नहीं रहते हैं। होते हैं कुछ एकदम पीएचडी स्टूडेंट्स एकदम डिप्रेशन में ही है उस लैब के, होते हैं, बहुत होते हैं, ये मतलब बहुत सीरियस मैटर हो जाता है, क्योंकि आप उस लैब में जाओगे आपको पता है कि वहां पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, आपको डेली जाने का मन ही नहीं करेगा, आपको डेली वहां पे लाइक आपका बहुत सारा टाइम आ जा रहा है उस लैब में पीएचडी में। तो ये बहुत क्रूशियल होता है कि आप उस लैब के बारे में, उस पीआई के बारे में एकदम स्ट्रिक्टली पूछ के रखो, एकदम ऑनेस्टली डायरेक्ट मुंह पे पूछो।